नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारे खास प्रोग्राम मेरे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति का अपने शहर के प्रति एक सपना होता है, एक नजरिया होता है। मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी किशोर जवेरिया साहब। आइए बात करते हैं वो मेरे सपनों का शहर को लेकर क्या सोचते हैं। स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस बात के लिए खास धन्यवाद कि नीमच शहर को लेकर आपने ये प्रोग्राम शुरू करा है। और 25 साल पहले की वो यादें वापस ताज़ा हो गई जब आप नई विधा के साथ जुड़े थे और आनंद मंगल में कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो प्रोग्राम की फिर से याद ताज़ा हो गई। अब्दुल भाई, बात ऐसी है कि हर व्यक्ति को अपने शहर को लेकर कोई ना कोई सपना होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। पर वर्तमान में क्या है कि अब ये देखा गया है कि आदमी का अपने शहर से जुड़ाव कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि आजकल जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो करियर ओरिएंटेड हो गए, तो अपने शहर को छोड़ के अवार्ड में कोई जा रहा है, कोई बड़ी सिटी में जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका लगाव अपने शहर से कम हो जाता है। मेरे साथ क्या दिक्कत रही कि मैं नीमच में पैदा हुआ, नीमच में पढ़ा, नीमच में बढ़ा, और नौकरी भी मैंने नीमच में करी और अभी भी नीमच में हूँ जी। तो मेरा क्या है कि करीब करीब 2-4 साल, मतलब नीमच 1 साल बाहर रहा, बाकी तो मैं नीमच से बाहर रहेगी करी। तो नीमच से मेरा शुरू से एक अजीब सा लगाव है, और मेरे लेखन में भी अगर आप देखेंगे तो नीमच की जो समस्याएं हैं, नीमच को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, नीमच को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, नीमच में क्या क्या कमियां हैं, उसी को लेकर मेरे ज़्यादातर लेखन हुआ है। क्योंकि मैं शुरू से सोचता हूँ कि मेरा शहर एक बहुत अच्छा शहर हो, जहाँ सब तरह की सुविधा हो। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ 1975 का। पहले यहाँ पे एक ही सड़क हुआ करती थी, टैगोर मार्ग में सिंगल सड़क थी पहले, और 1975 में ये डिवाइडर होके डबल रोड बना जी। उस समय कच्चा रोड ही बना था, मतलब गिट्टी वाला रोड बना था, लेकिन और बीच में जो है लाइटें लगी थी इसके सड़क के बीच में डिवाइडर के ऊपर। और पूरा मतलब उस समय एक आर्ट मार्केट नहीं बना था, तो उसमें हम विजय टाकी से खड़े होकर देखते थे, ट्यूबलाइट से जगमगाता शहर, तो इतनी खुशी हुई थी। मुझे आज भी याद है, मेरा मित्र अशोक व्यास और हम दोनों विजय टाकी की बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे कि क्या बढ़िया नीमच लग रहा है। तो नीमच को लेकर सपने तो हमेशा मेरे जहन में रहे हैं। नीमच को लेकर सपने हमेशा जहन में रहे हैं। वर्तमान नीमच को लेकर और आने वाली पीढ़ी के नीमच को लेकर आप क्या खास बात सोचते, क्या विजन है आपका शहर को लेकर? देखिए, नीमच जब 30-35 हज़ार की आबादी का शहर था, उस समय की समस्या अलग थी। धीरे धीरे वो दूर होती गई, शहर बढ़ता गया। आज 1.5 लाख से ऊपर की आबादी शहर की है, तो नेचुरली शहर की जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं की दरकार होती है। पर हमारे नीमच शहर के अंदर एक जनप्रतिनिधियों की कहें एक बहुत बड़ी सोच की कमी रही है कि अब आप देखें कि ज़िला बने हुए मेरे ख्याल में 90 में ज़िला बना, ये मतलब 30-35 साल होने आ गए। हमारा जो जिला चिकित्सालय है वो आज भी जिला चिकित्सालय नहीं बना। मतलब जिला चिकित्सालय में जो सुविधा, जिला चिकित्सालय होने से मतलब कि जहाँ सुविधा जो होनी चाहिए, जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जो फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, वो आज भी वहाँ नहीं है। 35 साल में अगर कोई ज़िले के अंदर ये प्रगति नहीं कर पाए तो वो ज़िला में सोचता हूँ बहुत पिछड़ा हुआ हमारा शहर है। बहुत तकलीफ है इस बात की मुझे। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई बार जाता हूँ, कई डॉक्टरों से बात करता हूँ, तो वो बोले भाई साहब करें क्या, 30-35% 40% को स्टाफ है, और ओपीडी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम मैनेज ही नहीं कर पाते। और फिर आसपास के जो सब स्टेशन है, जावद है, डीके है, सिंगोली है, यहाँ पे अगर वो स्टाफ छुट्टी चला गया तो यहाँ से डॉक्टर रिप्लेस करते हैं, वहाँ पे तो एक न एक रखना पड़ता, तो यहाँ पे और कमी हो जाती है। तो जिला चिकित्सालय को लेकर यहाँ पर एक बड़ी परेशानी है। मेरा इसके प्रति जो विज़न है वो ये है कि जिला चिकित्सालय के सामने ट्रामा सेंटर बन गया, और अभी इसके पीछे क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है। अब जो जिला चिकित्सालय है वो जगह बहुत छोटी पड़ती है, जिला चिकित्सालय के मान से बहुत छोटी पड़ती है। अभी हमारे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी खोल रहा है, मेडिकल कॉलेज को भी हॉस्पिटल चाहिएगा,
तो वो उसके मान साहब इस हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी नहीं, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरा ये सोच है, जनप्रतिनिधियों से भी कहना है, यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ की जनता से भी ये कहना है कि अब इस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी डिसमेंटल करने का समय आ गया है। पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल, जो पुराना परिसर है उसकी सारी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके एक बड़ा भवन 4 मंजिले अस्पताल का पूरा बने, उसके अंदर सारी सुविधाएं हों, सब तरह के डॉक्टर्स हों, सब तरह की जांचों की सुविधा हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, मतलब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और क्योंकि आने वाले समय में मेडिकल के जो डॉक्टर हैं, मेडिकल की जो पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट, उनको ये ज़रूरत लगेगी सब चीज़ों की, तो उसके लिए जिला चिकित्सालय उस स्तर का होना चाहिए। तो कम से कम 500 बेड का, अभी मतलब 1000 बेड का हॉस्पिटल चाहिए जिला चिकित्सालय में, क्योंकि अब बहुत रिक्वायरमेंट आने वाले समय में बढ़ेगी। मतलब हमको रिक्वायरमेंट ये करनी चाहिए कि आने वाले समय में 25 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आज उसका विस्तार करना पड़ेगा। सर, आप खेलों से भी जुड़े हैं, नीमच के खेल में उन्नति को लेकर, नीमच के खेल की प्रगति को लेकर क्या? देखो अब्दुल भाई, आपने भी देखा होगा जब बचपन में हम छोटे थे तो दशहरा मैदान के वहाँ पर फुटबॉल मैच हुआ करते थे। एकमात्र फुटबॉल का ग्राउंड मतलब मैच होती थी, और उस समय दर्शकों का इतना जुनून होता था। सीआरपी और एनएफए का जब मैच होता था तो वहाँ पे दर्शक बैठता था, कोई झाड़ पे चढ़ता था, कोई कहाँ, और मतलब बहुत ही होता था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ यहाँ पे स्टेडियम बना, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम बना, तो वहाँ पे स्टेडियम में मैच होने लग गए। और उसके बाद देखें कि पिछले 15 सालों से उस स्टेडियम में गाजर घास बनाने के नाम पर जो काम किया गया, उससे वो स्टेडियम जो फुटबॉल खेलने लायक भी नहीं रहा। अभी आप देखें कि 15 अगस्त के जो मैच होते हैं, पूरी बारिश में वो स्टेडियम काम नहीं आता। वहाँ के स्टेडियम की बहुत बुरी हालत है कि वहाँ पर खेलने के लिए खिलाड़ी अभी घुस भी नहीं सकता। अभी जैसे आज दिन भर पानी गिरा तो आदमी वहाँ पैर भी नहीं रख सकता, अंदर जा ही नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है। तो सबसे पहले तो उस ग्राउंड को ठीक करने की ज़रूरत है कि वो फुटबॉल का ग्राउंड इस लायक हो जाए कि बारिश में भी वहाँ पर खेल हो सके। दूसरा ये कि उस स्टेडियम में 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड भी हुआ करती थी। अब वो स्टेडियम इतना बिगड़ गया कि उसकी जगह बदल के नंबर 2 स्कूल के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड होने लगी। यहाँ पे स्थिति ये है कि सरकारी अधिकारी और नेता और कर्मचारी जो हैं उनको मजबूरी है बैठने की, तो वो वहाँ पे उतनी स्पेस होती, लेकिन शहर की जनता इस राष्ट्रीय आयोजन से जुड़ नहीं पा रही है। उसका कारण है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। अगर यही आयोजन स्टेडियम में हो तो वहाँ पे पर्याप्त जगह है, और सारे शहर की जनता देखे तो राष्ट्र के प्रति एक जो भावना हमारी होती है उसके अंदर हम एक अटैचमेंट महसूस करते हैं, और हमारे बच्चे जो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, परेड करते हैं, वो देखने का एक अलग मजा है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ फुटबॉल के अलावा दूसरे खेलों पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लेकिन वो भी साल में 3-4 महीने चलता है, बाकी बंद ही रहता है। तो जो स्विमिंग वाले बच्चे हैं यहाँ से मंदसौर जा जाके स्विमिंग करते हैं, या प्राइवेट स्विमिंग पूल में जाकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्विमिंग का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। बैडमिंटन हॉल ऐसे नहीं है, इसलिए टाउन हॉल के अंदर बैडमिंटन का एक हॉल ज़बरदस्ती बना रखा है वो, कि यहाँ पे नहीं है, पर वो बैडमिंटन हॉल के नाम पे नहीं था, वो अलग प्रयोजन के लिए था, पर वो बैडमिंटन हो रहा है तो वो सीख रहे हैं। यहाँ पे जूडो कराटे के लिए प्राइवेट में एक मैडम है, थापा मैडम, वो अपना चलाती। मतलब ये है कि सरकारी स्तर पर ऐसा कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है। रेसलिंग के आप देखें कि अखाड़े जो पुराने हैं, ग्वालटोली का अखाड़ा है, वो अपने कुश्तियाँ कराता है होली के आसपास। उसके अलावा यहाँ रेसलिंग का कोई काम नहीं होता। यहाँ पे पहलवान अच्छे अच्छे निकले, यहाँ पे मास्टर चंदगी राम भी आके यहाँ पे कुश्ती लड़े। तो ऐसी मतलब रेसलिंग के अंदर, एथलीट के अंदर, स्विमिंग के अंदर, जूडो कराटे के अंदर, मतलब इन सब चीज़ों में, और हॉकी के अंदर देखें तो मंदसौर के अंदर एस्ट्रोटर्फ हॉकी का ग्राउंड बन गया। वहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं। हमारे यहाँ के हॉकी के बच्चे खेलते हैं, आप देखें गर्ल्स स्कूल के अंदर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। वो इतना रफ ग्राउंड है कि वो अगर वो एस्ट्रोटर्फ के खेलते तो खेल नहीं पाते। तो हमारे यहाँ वो हॉकी की भी सुविधा नहीं है। मतलब खेल के मामले में हम मैदानों के मामले में बहुत पिछड़े हैं, और जो मैदान खेल के हैं उस पर भूमि आंकड़ों की नज़र है, और उनसे उसको बचाने के लिए अपने सबसे पहले खेल मैदान बचाने चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप क्या खास बात अब नीमच के लिए सोचते हैं कि ये होना जरूरी है?
थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। देखो, संक्षेप में कुछ बातें हैं जो होना जरूरी है। एक तो सबसे पहले जो जल समस्या है यहाँ की, उसके निपटारे के लिए चंबल का पानी शहर, नीमच शहर को मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी घोर जल संकट ये शहर भुगत सकता है। इसलिए सबसे पहले तो पानी की समस्या होनी चाहिए, खेल मैदानों का संरक्षण होना चाहिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका होना चाहिए। और चौथी बात है, एजुकेशन के मामले में नीमच शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी यहाँ के बच्चों को अगर हायर एजुकेशन या दूसरी कोई करनी पड़ती तो वो बाहर जाके यहाँ से एजुकेशन लेता। तो एजुकेशन के मामले में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो चौथी बात है यहाँ पर कि हमारे यहाँ की जो नगर पालिका है वो मतलब चौथे पाँचवें ग्रेड से भी नीचे की है। मतलब कहलाने में तो अपर ग्रेड की कहलाती है, पर उसका जो काम का स्तर है वो बहुत नीचे ग्रेड का है। हम मतलब ऊपर उठने की जगह नीचे जा रहे हैं। पिछले उसके अंदर 44वीं रैंक आई थी और अभी 148 आई। तो हमारे यहाँ जो है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी है, वो इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और मैं राजनेताओं से यही कहूँगा कि जनता की तरफ से अगर आपको कोई सुझाव मिलते हैं, पत्रकारों की तरफ से अगर कोई सुझाव मिलते हैं, तो उसे अपने खिलाफ नहीं लेके उसका अपने पॉजिटिव लें और उसके बारे में सोचें कि अगर ये सुझाव आया तो इस पर क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे सीएम राइज स्कूल देखो आप, सिंगोली में, जावद में, मनासा में, मल्लारगढ़ में सब दूर खुल गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस होने के बावजूद, जिला मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक सीएम राइज की जगह तय नहीं हुई। तो जगह बताइए हमने, जगह पे तो अगर उसको पॉजिटिव लेके अगर वो काम करेंगे तो नीमच शहर के नागरिक इतने अच्छे हैं कि आपको आगे से आगे लेकर सहयोग करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ही अपनों वालों में रेवड़ी बांटते रहेंगे तो इस शहर के लिए बहुत घातक होगा और बहुत नुकसानदायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपसे किशोर जवेरिया साहब, जिन्होंने मेरे सपनों का शहर को लेकर विजन बताया। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।